हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रूम पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। अपनी स्टडी निरंतर आप कर रहे हैं। रीट एग्ज़ाम जो कि अपकमिंग है, वैकेंसी जो है, जल्द ही उसकी सूचना आपके सामने आ जाएगी। मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव चल रहा है कि भई एक ही वैकेंसी करवाई जाए, एक ही पेपर करवाया जाए, एक ही पेपर के ज़रिए जो है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को पूर्ण किया जाए। तो हो सकता है केवल रीट को ही जो है पात्रता परीक्षा के साथ-साथ अध्यापक भर्ती का जो एक मानदंड है, वो मान लिया जाए और थर्ड ग्रेड भर्ती जो है, वो केवल एक ही पेपर करवा कर के पूर्ण कर दी जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप जो है मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना समय गँवाए हुए। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों, हम जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था, नेक्स्ट पिछला जो टॉपिक था हमारा वो बुद्धि था और आज जो हम नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है समायोजन। समायोजन की विभिन्न युक्तियाँ हैं, विभिन्न उपाय हैं, विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हेडिंग डाल दें आप, आज का टॉपिक अपना रहेगा समायोजन। समायोजन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप इसको? एडजस्टमेंट। ये लीजिए, समायोजन कह दीजिए, एडजस्टमेंट कह दीजिए। देखिए समायोजन है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअल में समायोजन कहते किसे हैं। देखा जाए तो हम दिन प्रतिदिन के हर कार्य में, दैनिक जीवन में जितने भी हम कार्य करते हैं, लोगों के साथ में हम व्यवहार करते हैं, समाज में, परिवार में, तो हर जगह हम समायोजन करते हैं। हर जगह हमें समायोजन, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हम अपना जीवन नहीं जी पाएँगे, है ना? छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी से लेकर बड़ी हर जगह हमें समायोजन करना पड़ता है। एक परिवार में खूब सारे बच्चे हैं, मान लीजिए 5-6 बच्चे हैं और पिताजी मार्केट से मिठाई लेकर के आए 1 किलो मिठाई। अब उस 1 किलो मिठाई को 5 लोग और 2 माता-पिता 7 लोग हैं, उन सातों लोगों में उस 1 किलो मिठाई को बाँटना है। तो देखिए माता-पिता का मन तो होता ही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें और बच्चों में भी ये होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, उनको भले ही कम मिल जाए, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे हैं, उनको ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि छोटे स्नेही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम भाव होता है। बड़े बच्चों का भी अपने छोटे बहन-भाइयों के प्रति होता है, माता-पिता का भी होता है कि भई छोटे हैं तो इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो देखिए माता-पिता अपने हिस्से का भोजन कट करके और उन बच्चों को देने का प्रयास करेंगे, जो भी वो सामान लेके आए हैं बाज़ार से, चाहे कोई मिठाई लेकर आए हैं, चाहे कोई नमकीन लेकर आए हैं, कोई खाने-पीने को कोई भी फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं, तो वो अपने बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब वहाँ उन्होंने क्या किया? वहाँ उन्होंने समायोजन किया है। वहाँ उन्होंने परिस्थिति के साथ में समायोजन किया है कि भई हमें मिले, उससे पहले बच्चों को मिलना ज़रूरी है ना? तो इस तरह की दैनिक जीवन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जहाँ पर हम समायोजन करते हैं। हम किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं और उस तैयारी के दौरान ही विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए एक घर में 2 भाई रहते हैं। 2 भाई हैं और दोनों ने ही क्या है कि अच्छी एजुकेशन ले रखी है, दोनों ही तैयारी में जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, कोई ऐसी स्थिति बन गई कि दोनों में से एक को जो है अपनी स्टडी को छोड़ करके और काम में लगना पड़ेगा क्योंकि घर की फाइनेंशियली कंडीशन, आर्थिक स्थिति खराब है। एक को काम छोड़ के लगना पड़ेगा। तो देखिए दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई है, वो कहेगा कि मैं जॉब करता हूँ, मैं काम करता हूँ, छोटे तू अपना ध्यान रख, तू पढ़ाई कर, तू तैयारी कर, तेरे ऊपर पूरे घर की ज़िम्मेदारी है, तेरे ऊपर पूरे घर की आशा है हमारी, जो हमारी आशाओं पर तू खरा उतरे, इसलिए तू वैकेंसी की तैयारी कर। तू जा, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा, कहीं कमरा लेके तैयारी कर, किसी हॉस्टल में रह, किसी कोचिंग में जा, मैं जाता हूँ, मैं जाकर के जो है और जॉब करूँगा, काम करूँगा और घर को मैं चलाऊँगा, पूरी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ घर की, तू टेंशन फ्री रह, तू तैयारी कर। तो यहाँ पर देखिए उस बड़े भाई ने भी क्या किया है, उस बड़े भाई ने छोटे को आगे बढ़ाया है और खुद की कुर्बानी देकर के, खुद की एजुकेशन की कुर्बानी देकर के और वो जो है किसी काम पर लग गया, उसने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, एडजस्टमेंट किया है, समायोजन किया है, परिस्थितियाँ उसके विपरीत थी और उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर उसने अपने आप को क्या कर लिया विद्यार्थियों, शारीरिक और मानसिक रूप से अपना संतुलन कायम कर दिया, अपना संतुलन बना लिया और परिस्थितियों के अनुसार वो स्वयं ढल गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे।
एक देखिए अपने किताबों में अपन पढ़ते हैं कि ऊँट एक अनुकूलित अपना ऊँट अपना वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित कर लेता है ना? तो वहाँ भी देखिए ऊँट जो है वो एक पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी क्षेत्र का हमारे कह सकते हैं रेतीले जो धोरे हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहाँ का एक प्राणी है मुख्य रूप से पूरे राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा दिखता है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो ऊँट प्राणी है, उसने भी अपने आप को किस तरह से वातावरण के साथ में एडजस्ट किया है। विपरीत है परिस्थितियाँ, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को किस तरह से ढाला है। आपको पता है उसके पैर गद्देदार होते हैं, तो गद्देदार पैर किस लिए बनाए गए हैं? ताकि जब वो चले तो रेत के अंदर, धोरों के अंदर, टिब्बों के अंदर उसका पैर फँसना नहीं चाहिए, धँसना नहीं चाहिए, इसलिए उसके पैर ऐसे हैं। कई-कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, क्यों? क्योंकि रेतीले धोरों में और इस तरफ पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है। अब तो नहीं है खैर, पहले हुआ करती थी कमी, अब तो इंदिरा गांधी नहर आ गई है, तो उससे भी जो है जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, इन सभी इलाकों के अंदर जो है पानी की सप्लाई हो रही है। तो अब कोई ऐसे पानी की कमी नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं पश्चिमी राजस्थान के लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे, प्यासे रहते होंगे, पानी मिलता भी नहीं होगा उनको, ऐसा नहीं है। लगभग जगह ठीक है, कुछ एक जो गाँव दूर-दराज के इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी पानी की किल्लत है, बाकी लगभग जगह पानी उपलब्ध है, ईज़िली आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले समय में बड़ी समस्या थी, मटकियों से घड़ों में पानी लेके आना पड़ता था, है ना? तो वो पुरानी बातें हैं, आज से 50 साल पुरानी बातें हैं। तो प ऊँट ने किस तरह से अपने आप को अनुकूलित किया देखिए, काफ़ी दिनों तक प्यासा रह सकता है, काफ़ी दिनों तक भूखा रह सकता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तानों के अंदर बरसात वगैरह कम होती है, बारिश इतनी होती नहीं है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, अरावली पर्वत का जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है, बादल वगैरह हवाएँ वहीं रुक जाती है। अरावली के उस तरफ जो है बारिश होती है, इस तरफ बारिश नहीं होती है, अपने अरावली रोक लेती है हवाओं को आने से, ठीक है, बादलों को आने से। तो ये कारण है, इस वजह से बारिश कम होती है। तो ऊँट बेचारा उसको हरा भोजन कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा? तो काफ़ी दिनों तक वो भोजन भी जो है बिना किए हुए रह सकता है। ऐसा उसने अपना वातावरण से अनुकूलन स्थापित कर लिया है। दूसरी तरफ देखें कि वातावरण में आपके रेगिस्तानों के अंदर नागफनी पौधा उगता है। नागफनी आपने देखा हो काँटे वाला पौधा है। अपने शहरों के अंदर लोग लगाते हैं गमलों के अंदर कैक्टस, काँटेदार पौधा होता है। उसी तरह से आपके रेगिस्तानों के अंदर उगता है जिसको बोलते हैं नागफनी, है ना? जिसको मरूदभिद अपन पौधा कह सकते हैं, यानी कि मरुस्थल के अंदर जो जन्म लेता है वो मरूदभिद है। तो ऐसे मरूदभिद पौधा उसमें कितने सारे काँटे होते हैं। तो काँटे ऐसे नहीं बने हैं, काँटे एक्चुअली वो काँटे नहीं है, वो उस पौधे की पत्तियाँ हैं, जो रूपांतरित हो गई किसके अंदर, काँटों के अंदर रूपांतरित हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा ही है। अगर पत्तियाँ होगी तो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, ज़्यादा भाप बनकर पानी उड़ेगा, और पानी इतना है ही नहीं तो कहाँ से उड़ेगा। इसलिए पत्तियाँ किस में कन्वर्ट होगी, काँटों के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब उस पौधे ने भी क्या कर लिया, वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित कर लिया, अपने आप को अनुकूलित कर लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि समायोजन क्या है अपने आप में? समायोजन अपने आप में किसी भी व्यक्ति के अपने विचार हैं, जो परिस्थिति के साथ में वो क्या कर लेता है, उनको अनुकूलित कर लेता है। यानी कि अपना जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए व्यक्ति जो उपाय करता है अपनी तरफ से जो कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। यानी कि अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, और परिस्थिति के अनुसार ढाल करके अपना सामंजस्य स्थापित कर लेना, उसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो आई होप आप समायोजन का अर्थ आप समझ गए होंगे। कुछ एक लाइनें लिख लेते हैं। हाँ, अर्थ में लिखेंगे विद्यार्थियों, समायोजन के अर्थ में लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा अपने आप को व्यक्ति द्वारा अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना ढाल लेना परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, व वातावरण से संतुलन स्थापित करना वातावरण से संतुलन स्थापित करना करना ही समायोजन है। करना ही समायोजन है। ठीक है? तो समायोजन के अर्थ के अंदर आप लिखेंगे इस तरह से कि व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और तब वातावरण से क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। उसी को क्या कहेंगे विद्यार्थियों, समायोजन कहेंगे। आगे लिखें आप, कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में किसी परिस्थिति में किसी परिस्थिति में वह विपरीत विपरीत वातावरण विपरीत वातावरण को अपने अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में विपरीत वातावरण को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेता है अपने अनुसार अनुकूलित कर लेता है वह अपने अनुसार अनुकूलित कर लेता है वह स्वयं को संतुष्ट करता है, यही समायोजन है। वह स्वयं को संतुष्ट करता है, यही क्या है विद्यार्थियों? यही समायोजन है। ठीक है, तो ये समायोजन का अर्थ है। कुछ अपन ने बिल्कुल बेसिक साधारण शब्दों के अंदर इसको जो है लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो संतुष्ट करता है, यही क्या है विद्यार्थियों? समायोजन है। चलिए लिख लीजिए आप इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। कुछ समायोजन की परिभाषाएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। चलो, आपने लिख लिया होगा समायोजन का अर्थ। हाँ जी, अब अपन कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं विद्यार्थियों, कि कुछ परिभाषाएं हैं, विद्वानों ने समायोजन की परिभाषाएं दी है। हालांकि परिभाषा में से प्रश्न तो नहीं बनता है। समायोजन का प्रश्न बनेगा तो युक्तियों में से बनेगा। समायोजन की जो विधियां हैं, पद्धतियां हैं, उनमें से प्रश्न बनने के चांस रहेंगे। परिभाषा में से प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपके एक समायोजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए परिभाषाएं भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें, गेट्स की बात करते हैं। गेट्स विद्वान जो है विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन में लगातार चलती है। सही बात है ये, मैंने आपको बताया, दैनिक जीवन में लगातार हम किसी ना किसी प्रकार से समायोजन करते हैं। घर परिवार के अंदर भी, जैसे मान लीजिए सास बहू में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो एक को तो शांत होना ही पड़ेगा। एक को तो शांत होना पड़ेगा, चाहे वो बहू शांत हो जाए, चाहे सास शांत हो जाए। दोनों एक जैसी हो गई तो फिर वो समायोजन नहीं हो पाएगा, वो कुसमायोजन हो जाएगा, और उसके अंतर्गत फिर उस घर के टूटने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को समायोजित होना ही पड़ेगा। तो ऐसी प्रक्रिया है ये जो निरंतर चलती है, यानी कि घर घर में चलती है। मारवाड़ी में कहे कि घर घर चूल्हा है, घर घर में माटी का चूल्हा है। वो बात है, हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। ये स्थितियां हर घर में बनती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो इन स्थितियों से हमें निपटना कैसे है, उसको निपटने का जो तरीका है, वही हमें क्या बताता है विद्यार्थियों? वही हमें समायोजन की पद्धतियां या विधियां बताती है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेट्स कहते हैं कि समायोजन क्या है? समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति स्वयं और वातावरण के साथ क्या बनाता है? संतुलन बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, गेट्स की परिभाषा देखिए क्या है, कि आपके समायोजन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें व्यक्ति स्वयं के और वातावरण के मध्य संतुलन बनाने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है विद्यार्थियों? परिवर्तन करता है। चलिए, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे आप गेट्स की। गेट्स क्या कहते हैं? समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति स्वयं के व वातावरण के मध्य इसमें व्यक्ति स्वयं के व वातावरण के मध्य संतुलन बनाने के लिए अपने व्यवहार में संतुलन बनाने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो गेट्स ये कह रहे हैं, देखो गेट्स के अनुसार ये परिभाषा है। गेट्स और इनके साथी हैं, वो क्या कहते हैं कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलती है, लगातार चलती है। और व्यक्ति क्या करता है? स्वयं के और वातावरण के मध्य, स्वयं के बीच में और वातावरण के बीच में क्या बनाता है विद्यार्थियों? संतुलन बनाने का काम करता है।
संतुलन ही बनाता है, एक तरह से एडजस्टमेंट ही करता है। घर में मान लीजिए कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई तू बाजार जा रहा है क्या, या बाहर ऑफिस जा रहा है क्या, तो बेटा आते वक्त मेरे लिए एक चश्मा लेकर के आना, मेरा चश्मे का ये जो चश्मा है मेरा पुराना हो गया है, ये ले इसकी पर्ची ले ले, इस पर्ची पर जो है लेंस के नंबर लिखे हुए हैं, तो ये पर्ची ले जाके दे देना जाते वक्त तू दुकान वाले को, चश्मे वाले को, और आते वक्त वो तेरे को बना के दे देगा, तो शाम को तू चश्मा मेरा लेते आना, मेरा पुराना वाला चश्मा जो है उसका लेंस बड़ा धुंधला हो गया है। ठीक है भाई, उसने पर्ची ले ली। उसी समय जो है उसके उस व्यक्ति के बच्चे ने या फिर उसकी पत्नी ने जो है अपनी फरमाइश की लिस्ट दे दी कि ये लो आते वक्त ये जो सामान है ये लेके आना है आपको। अब उसके पास, वो व्यक्ति के पास खर्चा ही नहीं है। अब वो क्या करे? अब वो पापा का चश्मा लेकर के आए, या अपने घर वालों के, या उसकी वाइफ ने जो कहा है, उसकी वाइफ ने उसको लिस्ट दी है, उसमें सामान लिखे हुए हैं, उसमें बच्चों के भी सामान हैं, स्टेशनरी के सामान हैं, बच्चों की किताबें कॉपियाँ वगैरह है, सारा ही कुछ, कॉस्मेटिक का सामान भी है ना, मेकअप का सामान भी है, सारा कुछ उसको लेकर के आना है। तो अब देखिए वो कहाँ कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को? यानी कि स्वयं के और वातावरण के मध्य संतुलन, अब संतुलन बनाना है उसको। यानी कि पापा का, फादर का चश्मा है उसको भी लेके आना है, और साथ में जो है उसको घर का सामान भी लाना ज़रूरी है। घर का सामान नहीं लाएँगे तो पत्नी नाराज़ हो जाएगी, बच्चे नाराज़ हो जाएँगे, और बच्चों को आवश्यकता है, स्टेशनरी का सामान चाहिए, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो दूसरी तरफ फादर को चश्मा नहीं ला के देंगे, तो फादर ये सोचेंगे कि देखो, मैंने इसकी हर ज़रूरत पूरी की और आज ये मेरी इस छोटी-सी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। तो वहाँ वो क्या करेगा, वहाँ पर वो संतुलन बनाने का कोशिश करेगा कि किसी तरह से एडजस्टमेंट करें अपन, है ना? या तो वो घर के काम सामान में थोड़ी-सी कटौती करेगा, या फिर पापा का चश्मा जो है उसमें अ, उसमें हो सकता है कि वो कम बजट वाला लेकर के आए, सस्ता लेकर के आए एक बार, है ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे। तो गेट्स यही कह रहे हैं कि समायोजन कंटीन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती है, और इसमें व्यक्ति क्या करता है, खुद के और वातावरण के मध्य संतुलन बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा विद्यार्थियों, व्यवहार में परिवर्तन करेगा तभी समायोजन होगा। अगर एक सा व्यवहार रखेगा तो समायोजन नहीं हो पाएगा। बहू और सास की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक जैसी है, तो फिर घर में जो है, घर में कलह रहेगी, लगातार कलह रहेगी, और दोनों में से एक अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेगी, शांत हो जाएगी, तो वो मामला वहीं निपट जाएगा और समायोजन स्थापित हो जाएगा, और घर में सुख शांति रहेगी। ठीक है? तो गेट्स की परिभाषा आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। बोरिंग और लैंगफील्ड एक विद्वान है, बोरिंग और लैंगफील्ड, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएँ हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति जब प्रभावित होती है ना? भई मेरे को कोई आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि घर में बूढ़े फादर हैं, पिताजी हैं, उनको चश्मे की आवश्यकता है। अब उनकी आवश्यकता की पूर्ति प्रभावित हो रही है, क्यों? क्योंकि आपको घर का भी सामान लेके आना है और उनका चश्मा भी लेके आना है। तो बोरिंग और लैंगफील्ड यही कह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में जब संतुलन बनाता है या संतुलन रखता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति की जो अपनी आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो संतुलन बनाता है, संतुलन को कायम करता है, वही क्या है? वही समायोजन है। तो चलिए आगे लिखते हैं अपन। बोरिंग और लैंगफील्ड की परिभाषा है विद्यार्थियों, विद्वान है ये बोरिंग एंड लैंगफील्ड के अनुसार। ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति की समायोजन में व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, समायोजन में व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली, आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से, परिस्थितियों परिस्थितियों से समायोजन में व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन संतुलन बनाना है। ठीक है? समायोजन समायोजन व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन बनाना है। ठीक है? तो ये कहते हैं बोरिंग और लैंगफील्ड कि भाई आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं, भाई परिस्थितियां विपरीत भी तो हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हर चीज, हर मांग पूरी हो जाए। घर में बच्चे हैं, वो मांग करते हैं मुझे वीडियो गेम चाहिए, मुझे कंप्यूटर कंप्यूटर चाहिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसकी हर मांग को आप पूरी कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उन परिस्थितियां जो आपके सामने आती है,
जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो परिस्थितियाँ हैं, जो प्रभावित करती है आपको, तो उसमें संतुलन बनाना ही क्या है? आपके समायोजन है। कौन कहते हैं? बोरिंग और लैंगफील्ड कहते हैं। एक विद्यार्थी विद्वान है कुप्पुस्वामी। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि समायोजन के बाद में बड़ी प्रसन्नता होती है। समायोजन जब हो जाता है तो उसके बाद में प्रसन्नता बहुत होती है कि भाई हमने इस स्थिति को इस तरह से जो है एडजस्ट कर दिया है ना? और इसमें द्वंद्व और तनाव जितने भी होते हैं व्यक्ति के, वो समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क में कोई भी तनाव चल रहा है, किसी प्रकार का स्ट्रेस अगर है, तो वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसके फलस्वरूप? समायोजन के फलस्वरूप। ठीक है? चलिए, तो कुप्पुस्वामी की ओर लिख लेते हैं, बस इतनी लिखेंगे, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसमें से भी आपको याद हो जाए तो ठीक है, एक आदि को याद हो जाए तो ठीक है, गेट्स वाली याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि आप याद करें इनको। चलिए, कुप्पुस्वामी क्या कहते हैं? कुप्पुस्वामी कहते हैं कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। समायोजन के फलस्वरूप, समायोजन के परिणाम स्वरूप, समायोजन के परिणाम स्वरूप प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता तो मिलेगी भाई, किसी काम में आपको सक्सेस मिल गई, आपने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी प्रसन्नता। गली में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है नाली को लेकर के, और आपने जाकर बीच बचाव कर दिया, और दोनों पक्षों को समझा दिया कि भाई नाली अपनी ही है, अपने ही काम आनी है, आपका पानी इधर आता है तो कोई बात नहीं, बारिश में भी आएगा, वैसे भी दैनिक जीवन में भी पानी काम में लेते हैं तो इधर तो आना ही है पानी, पानी कहाँ जाएगा, घर में तो कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से जब एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, अपने को लड़ना नहीं चाहिए, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। रिश्तेदार बाद में होते हैं, पड़ोसी पहले होते हैं। तो पड़ोसी बहुत बढ़कर होते हैं, नज़दीक में होते हैं, चहेते होते हैं। तो पड़ोसियों से हमें संबंध खराब नहीं रखने चाहिए। तो वहाँ पर क्या कर लिया आपने? एडजस्टमेंट कर लिया। तो इसका मतलब आपको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ भाई, पड़ोसी हैं, कभी भी काम आ सकते हैं, तो इनको, इनसे तोड़ना ठीक नहीं है, इनसे बना के रखिए। ठीक है ना? चलिए, तो कुप्पुस्वामी यही कह रहे हैं कि समायोजन के परिणाम स्वरूप क्या मिलती है? विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलती है, और इससे इससे किससे? समायोजन से। इससे इससे सभी द्वंद्व और तनाव समाप्त हो जाते हैं। सभी द्वंद्व व तनाव समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये लो, ये कुप्पुस्वामी की परिभाषा है विद्यार्थियों कि समायोजन से क्या होती है? समायोजन के बाद में प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, और इससे सभी प्रकार के द्वंद्व और तनाव क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। चलिए, लिख लीजिए आप इनको फटाफट से, मैं इनको मिटा रहा हूँ। उसके बाद में अपन जो है समायोजन की विधियां, पद्धतियां जो है शुरू करते हैं। चलिए, आपने लिख ली होगी। हाँ, ये लो, मिटा दिया। अब चलते हैं विद्यार्थियों समायोजन की विधियों पर, जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा समायोजन बिंदु का। तो अब आप उसकी हेडिंग डाल लें, फिर एक एक करके पढ़ते हैं अपन इसको। समायोजन, समायोजन की विधियां, हेडिंग डालेंगे आप। समायोजन की विधियां कह दीजिए आप इनको, चाहे आप इनको पद्धतियां कह दीजिए, चाहे आप इनको पद्धतियां कह दीजिए, चाहे विद्यार्थियों आप इसको जो है मनोरचनाएं कह दीजिए, मनोरचनाएं, हाँ जी, चाहे आप इनको मनोरचनाएं कह दीजिए। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, विधियां कह सकते हैं, पद्धतियां कह दे सकते हैं, या फिर आप इनको मनोरचनाएं कह सकते हैं। चलिए, तो समायोजन की विधियां देखो क्या है विद्यार्थियों। समायोजन की विधियों का मतलब है कि जब एक व्यक्ति वातावरण से अपने आप को अनुकूलित करता है, एडजस्ट करता है, तो कुछ उपायों को काम में लेता है, कुछ पद्धतियां काम में लेता है, कुछ ऐसी अटकलें लगाता है अपनी तरफ से, जिससे वो अपने आप को वातावरण के साथ में क्या कर सके? समायोजित कर सके। बस वही जो अटकलें हैं, वही जो पद्धतियां हैं, वही जो उसके द्वारा लगाई गई अटकलें हैं, उसके द्वारा किए गए उपाय हैं अपने आप को समायोजित करने के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मनोविज्ञान की भाषा में मनोरचनाएं बोलते हैं। ये आप याद रखना। मनोरचनाएं भी कह सकते हैं विद्यार्थियों इनको, रक्षा तंत्र भी कह सकते हैं, या फिर इसको विद्यार्थियों रक्षा युक्तियां भी कह सकते हैं, रक्षात्मक युक्तियां भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है ना, रक्षात्मक युक्तियां भी कह सकते हो। क्यों कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां? क्योंकि ये व्यक्ति के मानसिक तनाव से उसकी रक्षा करती है। भाई, व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में ना आ जाए,
किसी परेशानी में, किसी बर्डन में, किसी स्ट्रेस में ना आ जाए, किसी टेंशन में ना आ जाए वो, इसीलिए उसकी रक्षा करती है, मानसिक रूप से उसकी रक्षा करती है, इसीलिए इनको रक्षात्मक युक्तियाँ भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए, मनोरचना क्यों कहते हैं? मनोरचना इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क की ही क्या है ये रचनाएँ हैं। यानी कि हम मस्तिष्क से ही अपने मस्तिष्क को काम में लेकर के हम इस तरह से बिल्डअप करते हैं, हम इस तरह से सोचते विचारते हैं कि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ हैं, उनका हम कोई न कोई एक अच्छा समाधान निकाल के लाएँ। इसीलिए इसको मनोरचना कहते हैं। रक्षा तंत्र आपको बता ही दिया और विधियाँ पद्धतियाँ क्या है कि भई समायोजन करेंगे कैसे? समायोजन कैसे करेगा व्यक्ति? सोचेगा, विचारेगा तभी तो करेगा समायोजन। कोई लात घूँसों से लड़ाई झगड़ा करके तो समायोजन कर नहीं पाएगा, है ना? तो इसी को इसलिए इसको क्या कहते हैं विधियाँ समायोजन की या फिर पद्धतियाँ भी आप इसको कह सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एक-एक की। तो विद्यार्थियों समायोजन की जो विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? एक तो होती है प्रत्यक्ष विधियाँ। लिखेंगे साथ-साथ में आप मेरे। पहली तो है प्रत्यक्ष विधियाँ, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और दूसरी है विद्यार्थियों अप्रत्यक्ष। ठीक है? तो 2 प्रकार की समायोजन की विधियाँ हैं। समय देख लेते हैं, कितना हो गया है? हाँ, कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, 15-20 मिनट की क्लास और हो जाएगी अपनी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलो, तो 2 प्रकार की विधियाँ पढ़ेंगे अपन, कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष विधियाँ। आज जो हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, वो प्रत्यक्ष विधियों की बात कर रहे हैं। तो आप लिख लेना कि समायोजन की विधियाँ 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। आज जो है हम बात करने वाले हैं, वो है विद्यार्थियों समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों की। चलिए, इसको मिटाते हैं और अब जो है मैन हेडिंग आप डाल दें, मैन हेडिंग डाल दें आप समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ। हाँ जी, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए प्रत्यक्ष विधियाँ इन्हें क्यों कहते हैं? प्रत्यक्ष विधियाँ इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य जब कोई कार्य करता है, जब कोई उपाय करता है, तो उन उपायों को जब प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति को मालूम चल जाए, तो इसीलिए इनको हम प्रत्यक्ष विधियाँ कहते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए आप ऐसे प्रयास करें, जो प्रयास हर किसी को मालूम चल जाए कि हाँ भई, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? ये व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा है। ये अपने बचाव के लिए कर रहा है और इस तरह से बचाव हो सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधियाँ कहते हैं। यानी कि चेतन मन के द्वारा ये विधियाँ जो है विद्यार्थियों, चेतन मन के द्वारा संचालित होती है। तो थोड़ा-सा आप लिख लें इसके बारे में। अ, ऐसी विधियाँ ऐसी विधियाँ जो व्यक्ति के चेतन मन चेतन मन द्वारा संचालित होती है, चेतन मन द्वारा संचालित होती है, वह इन इन उपायों को इन उपायों को करते समय करते हुए सभी को जानकारी हो जाती है। ठीक है ना? अब एक-एक की अपन बात करेंगे कि भई ऐसे कौन-कौन से उपाय हैं, ऐसी कौन-कौन सी ये मनोरचनाएँ हैं, जिनके बारे में जब इन मनोरचनाओं को व्यक्ति काम में लेता है, तो इसकी जानकारी सभी को हो जाती है और चेतन मन के द्वारा ये संचालित होती है। चेतन और अचेतन पढ़ा था हमने। सिगमंड फ्रायड का कॉन्सेप्ट था, मन की अवस्थाएँ बताई थी, चेतन, अचेतन और अचेतन। पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन, देख लेना आपने नहीं देखा है तो। चलिए, तो अब देखिए ये कितने प्रकार की होती है, इनकी एक-एक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली विद्यार्थियों जो प्रत्यक्ष विधि है समायोजन तंत्र के अंतर्गत, जो पहली प्रत्यक्ष विधि अपन जिसकी बात कर रहे हैं, वो है बाधा निवारण। उसको बोलेंगे विद्यार्थियों बाधा निवारण। अब देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है, बाधा निवारण यानी आपके सामने कोई समस्या आ गई, कोई बाधा आ गई, उस बाधा को दूर कैसे किया जाए? तो उसके निवारण के लिए जो आप काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे बाधा निवारण। जैसे कोई बाधा ना आ जाए, कई बार क्या होता है हम ऐसी आशंका व्यक्त करते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए, तो उसके लिए हम पहले से कुछ करके रखते हैं, उसको हम बाधा निवारण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा, आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे
2-3 साल 1 साल के, उनके माथे के ऊपर उनकी मम्मी काला टीका लगाती है। उनके घर में कोई भी सदस्य है, चाहे मम्मी है, चाहे दादी है उसकी, तो नहलाने के बाद में उसे काला टीका लगाती है। क्यों लगाती है बताओ? आपको पता है काला टीका इसलिए लगाती है ताकि उस बच्चे के नज़र नहीं लगे, वो बुरी नज़र से बचा हुआ रहे, इसलिए लगाती है काला टीका। तो ये क्या है? ये एक तरह की बाधा निवारण है, यानी कि उस बच्चे के ऊपर किसी की नज़र ना हो जाए, उस बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। आगे हो सकता है कोई देखे उसको नज़र लग जाए, बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, कोई मुँह से कह भी दे, कोई ना भी कहे, मन में ही रख ले, तो उस बच्चे की क्या हो जाएगी? नज़र हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। तो उस बच्चे के काला टीका लगा देंगे, उससे क्या होगी? उसकी बाधा जो है, उसका निवारण हो जाएगा। अब वो बीमार पड़ेगा मान लीजिए, तो दिमाग में ये नहीं रहेगा कि भई उसकी नज़र लगी इसलिए बीमार हो गया। भई हम तो काला टीका लगाते हैं, तो नज़र तो लगी नहीं है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ और हुआ होगा। लेकिन अगर काला टीका ना लगाएँ और इस तरह की कोई कोई स्थिति बच्चे के साथ हो जाए, मान लीजिए उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो सोता नहीं है, वो रात को जागता है, वो भोजन नहीं कर रहा है ना? वो दूध नहीं पी रहा है, तो घरवाले कह देते हैं इसकी नज़र हो गई भई, ये तो रोता ही रोता है, नज़र हो गई इसके पास तो चिड़चिड़ा हो रहा है ये। तो क्या करेंगे? काला टीका लगाएँगे उसके, या फिर मान लीजिए इस बच्चे के हाथ में काला धागा बाँध दिया या उसके पैर में काला धागा बाँध दिया, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये प्रत्यक्ष निवारण के तरीके हैं, है ना? अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि देखो सबको दिखाई दे रहा है, बच्चे को नहला दिया, वो काला टीका उसके लगा दिया, तो जब भी वो बाहर जाएगा उस अपनी मम्मी के साथ, अपने घरवालों के साथ में, तो दूसरे लोग उसको देखेंगे, अरे वाह! कितना प्यारा बच्चा है। देखेंगे, ऐसे बोलेंगे, तो उसके काला टीका लगा हुआ है, तो समझ जाएँगे, हाँ, काला टीका लगा हुआ है, भई इसके नज़र नहीं लग जाए, इसलिए इसकी मम्मी ने या इसकी दादी ने इसके काला टीका लगाया है। तो प्रत्यक्ष हो गया ना, यानी कि सबको क्या होगी इसकी जानकारी हो गई, चेतन मन के द्वारा संचालित है। यानी कि हम जो सोच रहे हैं कि भई नज़र ना लगे, इसलिए काला टीका लगा दिया। तो चेतन मन से संचालित क्रिया है ये, इसीलिए जो है विद्यार्थियों एक ऐसी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। समझ में आ गई? तो इसको बाधा निवारण बोलेंगे, यानी कोई बाधा ना आए, उसके लिए निवारण करना है। या फिर आपने देखा होगा कि वर-वधू शादी के अंदर वर-वधू के हाथों में, पैरों के अंदर कांकण डोर बनती है। कांकण डोर जानते हो आप क्या होती है? जिसका विवाह हुआ है वो जानता होगा, कांकण डोर। कांकण डोरी कह दो, चाहे डोर कह दो आप, कांकण डोर, उसमें एक कोडी होती है, उसके अलावा कुछ मोती होते हैं, है ना? हाथ में बाँधते हैं, पैर में बाँधते हैं। तो कांकण डोर क्यों बाँधते हैं? कांकण डोर इसीलिए बाँधते हैं ताकि वर-वधू जो है, जो दूल्हा-दुल्हन है, वो बाहरी कोई जो बुरी शक्तियाँ हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े। यानी कि उन्हें किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए उनके कांकण डोर बाँधी जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी प्रत्यक्ष उपाय है। क्योंकि सभी लोग देखते हैं कि हाँ, देखो वर-वधू के हाथ में कांकण डोर बाँधी हुई है। दिख रही है ना सबको, चेतन रूप से दिखाई दे रही है ना, चेतन मन से स्पष्ट पता चल रहा है कि भई इनको जो है बाहरी बुरी शक्तियों से बचाने के लिए इनके हाथ और पैरों में कांकण डोर बाँधी गई है। तो प्रत्यक्ष उपाय है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, घरों के बाहर नए मकान बनते हैं विद्यार्थियों, तो काले रंग की नकली चोटियाँ लगाते हैं, धागों की। क्यों लगाते हैं वो? खूबसूरती के लिए? नहीं, ताकि मकान को नज़र ना लगे, मकान को किसी की नज़र ना लग जाए कि भई नया मकान बना है, वाह, वाह! क्या मकान बना है, हैं? रमेश बाबू, नई-नई गाड़ी, नया-नया मकान, नई-नई बीवी, है ना? ऐसे डायलॉग चलते हैं ना फ़िल्मों में, टीवी में। तो ऐसे नज़र ना लग जाए, इसलिए वो चोटी लगाते हैं, धागों से बनी हुई। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि मटकी लगाते हैं, ऐसे काले रंग की मटकी लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे बड़ी-बड़ी सी ऐसे ऐसे मूंछों वाला सा एक आदमी बना हुआ होता है, चेहरा बना होता है राक्षस का, और इसको जो है विद्यार्थियों अपने घर के ऊपर, मेन गेट के ऊपर तो नहीं लगाते, उसको छत के ऊपर कहीं पर किसी कोने पर इसको लगा देते हैं, है ना? ऐसे राक्षस को क्यों लगाते हैं? ताकि घर की रक्षा करे ये, और किसी प्रकार की घर पर बाधा ना आए, नज़र ना लगे। तो ये विद्यार्थियों इस ये भी सबको दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष युक्ति बोलेंगे। यानी चेतन मन के द्वारा व्यक्ति जब इस तरह के प्रयास करता है, इस तरह के जो है जतन करता है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम इसको इसको जो है विद्यार्थियों चेतन युक्तियाँ, या फिर हम इसको समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ हम इसको कहते हैं। ठीक है? चलिए, तो बाधा निवारण समझ में आ गया आपके? ये बाधा निवारण है। थोड़ा-सा लिख लें इसके अंदर, एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको दे दिए हैं, थोड़ा-सा लिख लेते हैं ना, लिखना ज़रूरी है। लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको आगे याद नहीं रहेगा। तो बाधा निवारण में आप लिखेंगे कि जब जब के सामने व्यक्ति के सामने जब व्यक्ति के सामने किसी अनहोनी जब व्यक्ति के सामने किसी अनहोनी व कोई बाधा आने की
आशंका होती है, आशंका होती है, तो उसके समाधान के लिए, तो उसके समाधान के लिए व्यक्ति प्रत्यक्ष उपाय करता है। व्यक्ति प्रत्यक्ष उपाय करके, प्रत्यक्ष उपाय करके आने वाली बाधा को, आने वाली बाधा को समाप्त करने का, आने वाली बाधा को समाप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे जैसे कर लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे विद्यार्थियों, जैसे वर वधु, जैसे वर वधु के कांकण डोर, कांकण डोर, कांकण, कांकण, कांकण डोर बांधना, जैसे वर वधु के कांकण डोर बांधना, गाड़ी के, गाड़ी के, कोई घर में गाड़ी लेके आते हैं नई गाड़ी, तो उसके जूता लटकाते हैं, चप्पल लटकाते हैं, देखा होगा आपने कई लोगों को। तो गाड़ी के जूता, जूता बांधना, ठीक है ना, गाड़ी के जूता बांध देते हैं, चप्पल लटका देते हैं नई, फोर व्हीलर के आगे या पीछे की तरफ, तो ये इसीलिए होता है गाड़ी के जूता बांधना। या फिर आप कह सकते हैं कि काला टीका लगाना, काला टीका लगाना, ठीक है, इत्यादि। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, काला डोरा बांधना, काला धागा बांधना, तो ये सब इसके अंतर्गत ही आएंगे, किसके अंतर्गत, बाधा निवारण के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत पहली जो मनोरचना है, जो रक्षा युक्ति है, वो अपन ने पढ़ ली है, जिसका नाम है बाधा निवारण। चलिए लिख लीजिए आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना, पॉज करके लिख लिया करो वीडियो को। चलो, हाँ जी, तो अब अपन चलते हैं दूसरी युक्ति की तरफ। बाधा निवारण अपनी हो गई है, और बाधा निवारण के बाद विद्यार्थियों अपन अगली जो हमारी युक्ति है उसकी तरफ चलते हैं। अगली हमारी युक्ति है विद्यार्थियों, अन्य मार्गों की खोज, अन्य मार्ग की खोज, अन्य मार्ग की खोज। अब देखिए, अन्य मार्ग की खोज का मतलब क्या है, ये भी एक प्रत्यक्ष युक्ति है समस्या समाधान की, समायोजन करने की। अन्य मार्ग की खोज का मतलब है कि जब व्यक्ति के सामने, व्यक्ति ने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया अपना, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में क्या है कि उसको उस लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती है, उसको जो है सफलता नहीं मिल पाती, वो सक्सेस नहीं मिल पाती उसको लक्ष्य के अंतर्गत, तो वो क्या करता है कि किसी और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम विद्यार्थियों अन्य मार्ग की खोज बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। अब इनमें से तो किसी में वो सिलेक्ट हुआ नहीं, लेकिन पशु परिचर भर्ती आई हुई है, उसकी तैयारी को कर रहा है, या किसी ग्राम सेवक की भर्ती आई हुई है, उसकी तैयारी कर रहा है, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। तो इन किसी में अगर वो सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट होकर के उसने सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, अन्य मार्ग की खोज बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट ग्रेड वो नहीं लग पाया, थर्ड ग्रेड वो नहीं लग पाया, शिक्षक वो नहीं बन पाया, लेकिन वो किसी और भर्ती में सिलेक्ट होकर के उसने अपने सरकारी नौकरी का जो सपना था उसे पूरा कर लिया। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम, अन्य मार्ग की खोज करना बोलेंगे। या फिर मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है ना, या कोई मान लीजिए कोई एज ए टीचर कोई वर्क कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन इस तरह से कोरोना नामक कोई महामारी आई, और कोरोना महामारी के आने की वजह से सभी स्कूलें कॉलेज बंद हो गई। तो उस टीचर ने क्या किया, अपने आप को किसी दूसरे काम में लगाने का प्रयास किया, यानी कि वो किसी दुकान में जाकर के, या तो उसने दुकान खोल ली, दुकान खोल करके वहाँ पर वो परचून के जनरल स्टोर वो सामान बेचने लग गया, या फिर उसने कोई भोजन का कोई ऐसा होटल छोटा शुरू कर दिया जिसमें वो काम करने लग गया, या फिर कोई हार्डवेयर वर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया, है ना। तो उसने क्या किया, अन्य मार्ग खोज लिया, उसके सामने जब समस्या आई तो उसने उसका समायोजन कर लिया, अन्य मार्ग खोज करके उसका समायोजन कर लिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अन्य मार्ग की खोज करना। अब इसके बारे में प्रत्यक्ष क्यों है, प्रत्यक्ष इसलिए कि सबको मालूम चल गया, भाई तैयारी कर रहा था शिक्षक भर्ती की बहुत समय से, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ग्राम सेवक के अंदर वो सिलेक्ट हो गया, या फिर कांस्टेबल के अंदर सेलेक्ट हो गया, तो लोगों को मालूम तो चल गया ना भाई, लोगों को तो पहले से ही मालूम था कि क्या कर रहा है, कि मैं टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ।
2 साल से 3 साल से यही बात एक बार कह रहा था कि भाई मैं तो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, और लगा किस में, ग्राम सेवक में या पटवारी के अंदर जाके सेलेक्ट हो गया, कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया। तो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मालूम चल गया कि भाई वहाँ पर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसने क्या कर लिया, ये कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर ली इसने, है ना? तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष युक्ति बोलेंगे समायोजन की, और नाम क्या है इसका, अन्य मार्गों की खोज करना। ठीक है, चलिए इसमें लिख लें आप 2 लाइन, अन्य मार्ग की खोज में लिख लें कि जब व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को जब व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह वह किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करके स्वयं को समायोजित कर लेता है, स्वयं को समायोजित कर लेता है, स्वयं को समायोजित कर लेता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसके अंदर। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की तैयारी करना, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की तैयारी करना, नौकरी ना लगना, फिर पटवारी बनकर स्वयं को समायोजित कर लेना, स्वयं को समायोजित कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अन्य मार्ग की खोज करना। चलिए लिखिए इसको फटाफट, फिर अगली युक्ति की तरफ चलते हैं अपन। हाँ जी, चलिए अगली युक्ति की बात करते हैं अपन, समायोजन की अगली युक्ति की तरफ चल रहे हैं अपन। हाँ जी, अगली युक्ति है विद्यार्थियों, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, अगली युक्ति है हमारी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन का मतलब है कि व्यक्ति के सामने विद्यार्थियों जब लक्ष्य है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाया, और लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो उसने अपना क्या किया, लक्ष्य ही बदल दिया, लक्ष्य ही उसने चेंज कर दिया अपना, तो उसको हम बोलते हैं लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब यही है, प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, प्रतिस्थापित कर लिया आपने आपको, किसी अन्य जगह पर आप चले गए, तो उसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो आपका लक्ष्य है, मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मैं आरएस बनूं, मैं आईएएस बनूं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, आप आरएस आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए, अपने अपने आप को आपने क्या किया कि एज ए टीचर आपने अपने आप को समायोजित कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन बोलेंगे। अब पिछले से आप इसको जोड़ मत लेना, पिछला था हमारा अन्य मार्गों को खोजना। अन्य मार्गों को खोजने का मतलब है विद्यार्थियों कि उसके अंदर तो क्या था कि अन्य मार्गों को खोजने का मतलब तो ये है कि भाई आप किसी वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे थे और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल उसके अपोजिट कोई और वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हो गए, वो तो था अन्य मार्गों की खोज करना। लेकिन लक्ष्यों के प्रतिस्थापन में क्या होगा कि आपके सामने कोई लक्ष्य है, तो उसके जैसा का जैसा कोई दूसरा लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर टीचर की तैयारी कर रहे थे और फर्स्ट ईयर टीचर तो आप लग नहीं पाए, लेकिन आप थर्ड ईयर टीचर बन गए, बने तो टीचर ही ना आप, तो इसको बोलते हैं लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ठीक है ना, लक्ष्यों को प्रतिस्थापित कर दिया आपने, आपको टीचर बनना था फर्स्ट ग्रेड, आप बन नहीं पाए, लेकिन आप थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो गए, तो वहां पर आपका लक्ष्य जो है फर्स्ट ग्रेड से हटके किस पे चला गया, थर्ड ग्रेड पे चला गया, लेकिन बने तो आप टीचर ही हो। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जैसे मान लीजिए आप पुलिस में आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की, आप सब इंस्पेक्टर तो नहीं लग पाए, लेकिन आप कांस्टेबल के अंदर सेलेक्ट हो गए, तो हो तो आप पुलिस विभाग के अंदर ही, आपका पद नीचे हो सकता है, एसआई से नीचे हो सकता है कांस्टेबल का, लेकिन हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही, तो इसको हम बोलेंगे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखेंगे आप कि जब व्यक्ति के सामने
जब व्यक्ति के सामने दो एक जैसे लक्ष्य हो, वह उनमें से वह किसी निचले उनमें से वह किसी निचले लक्ष्य को प्राप्त करता है, प्राप्त करके समायोजित स्वयं को समायोजित कर लेता है तो इसको क्या बोलेंगे? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन जो है विद्यार्थियों, इसको हम बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए आप इसका। एसआई की तैयारी करने वाला, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टार लग जाता है, एक तारा लग जाता है वर्दी के ऊपर, सब इंस्पेक्टर। तो एसआई की तैयारी, हाँ एक नहीं लगता भाई, एसआई है तो दो तारे लगेंगे, एक तारा तो आपके एएसआई के लगता है। तो एसआई की तैयारी करने वाला व्यक्ति कांस्टेबल बनकर, कांस्टेबल यानी सिपाही है ना, कांस्टेबल बनकर स्वयं को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित करता है, स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेता है, ठीक है। तो ये लक्ष्यों का विद्यार्थियों क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। चलिए एक और बात कर लेते हैं अपन, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत अगली विधि की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, और अगली विधि है विश्लेषण। विश्लेषण कहते हैं चाहे आप निर्णय कहते हैं, एक ही बात है। विश्लेषण कहते हैं चाहे आप निर्णय कहते हैं, इसको एक ही बात है। देखिए विश्लेषण का मतलब क्या है? विश्लेषण का मतलब है विद्यार्थियों कि आप किस तरह से, आपके सामने कोई समस्या आ गई है और उस समस्या के समाधान के लिए आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, आप समस्या को समझते हैं और फिर उसके निवारण को आप ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भाई इसका सबसे अच्छा निवारण क्या हो सकता है, तो उसको विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। निर्णय करना मतलब यही है कि जब आप विश्लेषण करेंगे, जब आप समस्या को पहचानेंगे, तो उस समस्या को पहचान के उसका कोई समाधान निकालेंगे, और समाधान निकालेंगे तो फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा कि मैं कौन से वाले समाधान को चुनूं, तो इसलिए इसको निर्णय भी बोला जाता है। तो विश्लेषण या निर्णय, इसके अंतर्गत क्या होता है विद्यार्थियों कि आपके सामने कई सारे लक्ष्य आ गए, भाई आपके कई सारे लक्ष्य हैं, आपको एक अच्छा टीचर भी बनना है, आपको जो है आपको टीचर की नौकरी भी अच्छी लगती है, साथ ही आपको संगीतकार भी बनना है, साथ ही आपको डांसर भी बनना है। अब इतने सारे लक्ष्य आपके सामने आ गए हैं, तो अब चुनना तो आपको एक पड़ेगा ना, सब तो नहीं बन सकते आप, किसी एक को चुनना पड़ेगा एक बार में, है ना। या फिर मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बनना चाहते हैं, आप सेकंड ग्रेड भी बनना चाहते हैं, आप थर्ड ग्रेड है, आप ये चाह रहे हैं कि मैं नौकरी लग जाऊं, बस किसी में भी लगूं, आप तैयारी कर रहे हैं टीचर भर्ती की, और आप सोच रहे हैं कि मैं चाहे केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनूं, केवी में लगूं, चाहे मैं नवोदय विद्यालय में टीचर बनूं, चाहे मैं राजस्थान सरकार के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर बनूं, ठीक है ना, कोई सा भी टीचर बनूं, शिक्षक बनना है मेरे को। तो अब आपके सामने इतने सारे लक्ष्य हैं, तो उसमें से एक लक्ष्य को आपको क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? विश्लेषण या निर्णय नामक जो है प्रत्यक्ष विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, आपने फर्स्ट ग्रेड से फॉर्म भर रखा है हिंदी से, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, आपने हिंदी से फॉर्म भर रखा है, सेकंड ग्रेड में भी आपने फॉर्म लगा रखा है हिंदी से, और थर्ड ग्रेड के अंदर भी आपका जो विषय है, चुनाव जो आपने किया है विषय का, वो हिंदी ही है आपका सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएशन में आपके हिंदी है, बीएड में आपने हिंदी से ही बीएड किया है, तो आपका सब्जेक्ट हिंदी बन रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं तीनों की। लेकिन जब एग्जाम का टाइम है, और एग्जाम के टाइम के अंदर जो है आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं किस तीनों में से किस में ज़्यादा मेरी तैयारी है, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँ, भरसक मेहनत करूँ अपनी तरफ से, है ना। तो फिर आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि भाई फर्स्ट ग्रेड में तो ज़्यादा कठिनाई है, पोस्टें भी कम हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, पोस्टें कम हैं, हाँ थर्ड ग्रेड ठीक है, इसमें पोस्टें बहुत सारी है। तो आप वहाँ पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को जो है ड्रॉप कर देंगे, और केवल अपना पूरा फोकस थर्ड ग्रेड के ऊपर लगा देंगे, और आप उस लक्ष्य को जो क्या कर देंगे विद्यार्थियों, अपने निर्णय के अनुसार उस लक्ष्य को चुन लेंगे और उसी के ऊपर पूरी मेहनत कर देंगे, महीना 2 महीना उसी की तैयारी करेंगे, झोंक देंगे अपने आप को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण या निर्णय बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्यों है?
क्योंकि सभी को मालूम चल जाएगा इसके बारे में। आप ये नहीं कह सकते कि भाई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को थर्ड ग्रेड नौकरी लगना है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि सभी को मालूम है कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पेपर दे रहे हैं। आपका 2 में चुनाव नहीं हुआ, इसलिए आपने जो है तीसरे को चुन लिया और थर्ड ग्रेड के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है? तो इसीलिए प्रत्यक्ष बोलेंगे, सबको मालूम चल जाएगा। चेतन अवस्था के अंदर जो है आपने चेतन मन के द्वारा आपने जो है इस विधि का चुनाव किया है। ठीक है? तो विश्लेषण या निर्णय, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? जब व्यक्ति के सामने कई सारे लक्ष्य हों, जब व्यक्ति के सामने कई सारे लक्ष्य हो, वह उनमें से एक का चुनाव करना हो। ठीक है? बहुत सारे लक्ष्य हैं, एक का चुनाव करना हो। एग्जाम्पल की बात करें विद्यार्थियों, एग्जाम्पल की बात मैंने आपको बता दिया, अभी टीचर वाला एग्जाम्पल दे दिया। उसके अलावा अगर अपन बात करें, मान लीजिए कोई लड़का लड़की देखने के लिए गया है विवाह के लिए, है ना, विवाह के लिए लड़की देखने के लिए गया है, तो एक घर में गया, वहां पर उसने लड़की को देखा, लड़की बड़ी सुंदर सुशील, है ना, बहुत अच्छी, बातचीत की उससे, बातचीत करने में अच्छी, लेकिन एक समस्या ये कि उसको शिक्षण कार्य में रुचि नहीं है, उसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, उसको आगे पढ़ना नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, आप बीएड कर रखी है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसी लड़की चाहिए जो सुंदर सुशील हो, दिखने में अच्छी हो, सुंदर सुशील हो, साथ ही वो एजुकेटेड भी हो। अब वो लड़की पढ़ी भी नहीं है, तो अब आपने वहाँ पर उसको ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। फिर आप किसी और जगह से रिश्ता आया, वहाँ पर आप गए, तो वहाँ पर आपने देखा कि लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की पढ़ी लिखी है, तैयारी कर रही है, सिलेक्शन के पूरे चांस हैं, लेकिन दिखने में सुंदर नहीं है, हाइट भी कम है उसकी, है ना, कद भी कम है। हालाँकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों सर्वोच्च है। चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षा जो है वो यौवन को परास्त कर देती है, यानी कि यौवन जो जवानी है, यानी जो खूबसूरती है व्यक्ति की, वो भी पिछड़ जाती है शिक्षा के सामने। तो शिक्षा यौवन को परास्त कर देती है, चाणक्य ने कहा ये बात। तो कोई मायने नहीं रखता, रंग रूप और शरीर ये सब कोई मायने रखते नहीं है। जो शिक्षा है वही आपको आगे लेके जाती है, ज्ञान जो है वही आपको आगे बढ़ाता है। तो इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो अब वो देखिए, उस व्यक्ति के सामने ये समस्या आ गई कि अब वो क्या करे? उस पहले वाली लड़की को चुने जो सुंदर सुशील है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, या दूसरी वाले का चुनाव करें जो पढ़ने लिखने में तो होशियार है लेकिन दिखने में जो है सुंदर नहीं है, या उसे अच्छी नहीं लगी दिखने में, तो किसका चुनाव करें? तो अब उसके अंदर 2 लक्ष्य आ गए, तो अब वो किस लक्ष्य को चुनेगा? है ना? अब वहाँ पर वो उसे चुनेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। यानी कि वो खुद पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि मेरी जो होने वाली जो वाइफ़ है, पत्नी है, अर्धांगिनी, वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी मेरे विचार उससे मेल खाएँगे। तो वो खूबसूरती की तरफ नहीं जाएगा, उस लड़की के शरीर आकार की तरफ, रंग रूप की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसके एजुकेशन की तरफ, उसके ज्ञान की तरफ जाएगा और उसी लड़की से वो विवाह कर लेगा। यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया है? विश्लेषण किया है पहले तो, और विश्लेषण करने के बाद में क्या दे दिया? निर्णय दे दिया है। तो ये विद्यार्थियों, उक्ति कैसी है? ये विद्यार्थियों, ये जो युक्ति है ये किस प्रकार की है? प्रत्यक्ष प्रकार की है। सभी को मालूम चल जाएगा कि भई हाँ, लड़की इतनी सुंदर नहीं है, हाइट भी इसकी कम है, लेकिन ज्ञानवान है, गुणवान है, इसके पास गुण है बहुत, शिक्षा में अच्छी है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकती है, पढ़ी-लिखी है, होशियार है, समझदार है। इसीलिए इस लड़के ने इसे चुना है। ठीक है? तो सबको मालूम चल जाएगा, इसलिए प्रत्यक्ष युक्ति है। और उसने स्वयं ने विश्लेषण किया है, विश्लेषण देके क्या किया है विद्यार्थियों? निर्णय लिया है। तो जब व्यक्ति के सामने कई सारे लक्ष्य हो, उनमें से एक का उसको चुनाव करना हो, तो हम क्या कहते हैं इसको? इसको विश्लेषण या निर्णय प्रकार की प्रत्यक्ष युक्ति या प्रत्यक्ष विधि हम इसको कह सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, वो विवाह वाला एग्ज़ाम्पल दूँ क्या? वो चलिए वो रहने दीजिए आप, वो लड़की के लड़के के चुनाव वाला वो रहने देते हैं अपन। आप इसमें लिखिए कि एक ही दिन एक ही दिन कई कई एग्ज़ाम होना, व एक ही दिन कई सारे एग्ज़ाम होना, कई सारे एग्ज़ाम एक ही दिन आ गए, शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम आ गया एक दिन, पटवारी का भी आ गया, ग्राम सेवक का भी आ गया, ऐसा होता तो नहीं है। एज़ एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हैं। एक ही दिन कई सारे एग्ज़ाम होना, उसमें से आप एक को चुनेंगे जिसमें आपने ज़्यादा अपना दिया है, आपने ज़्यादा मेहनत की है, उसी को आप चुनेंगे। ठीक है ना? तो एक ही दिन कई सारे एग्ज़ाम होना, व व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा उसे चुनना
उसे चुनना जिसमें व्यक्ति द्वारा उसे चुनना जिसमें उसने उसने अपना जिसमें उसने अपना ज़्यादा ज़्यादा समय व तैयारी की होगी। ठीक है, चलिए, तो ये था विद्यार्थियों विश्लेषण और निर्णय। आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे। समायोजन जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विधियां जो है हमने कर ली है 4 प्रकार की। अगली जो वीडियो क्लास होगी हमारी उसके अंतर्गत हम जो समायोजन की जो मनोरचनाएं जो है अप्रत्यक्ष जो मनोरचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, मनोरचना की एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।